नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। मेरे साथ है ओंकार जी जो मुझे बताएंगे कि साहब ये पार्लियामेंट में जो हम चीज देख रहे हैं, हमने तो सोचा था कि भाई बड़ा बवाल मचने वाला है इस बारी पार्लियामेंट में। यूएस के टैरिफ्स के ऊपर बड़ा कुछ चलेगा, ऑपोजिशन वॉकआउट होएगा, ये होएगा, वो होएगा। यहाँ पर तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि भाई कोशिश की जा रही है, लेकिन अपने ही जालों में फंस जाते हैं। जैसे हमारे खड़गे जी ने एक जाल अपने लिए खोद दिया। अब डीएमके वालों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने पेरियार के ऊपर आज वो निर्मला सीतारमण ने उनको अच्छे से धोया पकड़ के। उसके बाद ये जो चालें चल रहे हैं, इसका थोड़ा समझते हैं ये करना क्या चाह रहे हैं। और आने वाले समय में एक तो अभी इमिग्रेशन एंड बिल वो तो आ गया है, दूसरा अभी जो आने वाला है बड़ा पटाखा वक्फ का, जिसका काफी हद तक ऑलरेडी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो जरा बात करते हैं, समझते हैं वो क्या रहा है। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। तो सर ये बताइए, ये जो ओपनिंग में इन्होंने यूएस के बारे में बोला कि भाई टैरिफ के ऊपर हम हंगामा करेंगे, वो कर नहीं पाए। अभी वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वो जो अब हिंदी के ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, पिछले 3-4 दिन से लगे हुए हैं उसके ऊपर, उसमें भी कुछ इतना रेजोनेंस इनको मिल नहीं रहा। लेकिन ये हो क्या रहा है सर, ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? मेरे को इनका कुछ प्लान समझ में नहीं आ रहा कि कुछ प्लान है भी कि नहीं है, कि जो भी हाथ में आता है भैया चेप दो, अभी शुरू हो जाओ टाइप्स। देखिए, आपने, हमने और दर्शकों ने 2014 के बाद से ही एक बात नोट की है कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन आता है तो उस समय ये सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के जिसको कहते हैं फ्लोर मैनेजमेंट, तो वो आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि हमारे ये मुद्दे हैं, वो कहता है कि हमारे ये मुद्दे हैं, ममता बनर्जी बताती है कि हम ये उठाएंगे। और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे इनकी सबकी सहमति होती है कि ठीक है, इन सबको आप उठाएंगे, हम सहयोग करेंगे, फला उठाएगा फिर सहयोग करेंगे। इस तरीके से ये हर सेशन के करीब करीब शुरू के 10 से 15 दिन खा जाते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। और दर्शकों को याद होगा, कभी पेगासस को लेकर के, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के, गुजरात राइट्स पर, कभी मणिपुर को लेकर के, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के। इनके हर सेशन में, हर सत्र में कुछ ना कुछ मुद्दे होते थे। और जैसे सेशन शुरू होने वाला होता था, उससे या तो 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, या एक दो दिन पहले कुछ ना कुछ एक दुमछल्ला छोड़ा जाता था और उसके बाद जो है ये हल्ला मचाना शुरू करते थे। पार्लियामेंट के भीतर भी हल्ला करते थे, पार्लियामेंट के बाहर भी डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे, तख्तियां वख्तियां हाथ में लेकर के इनके वो होते थे। और जैसा हम जानते हैं कि यहाँ जो लुटियन मीडिया बैठा हुआ है दिल्ली में, जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का छींकना भी उनको जो है ब्रेकिंग न्यूज लगती थी, इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों का जो भी उछल कूद होती थी, उसको वो ठीक तरीके से कवर करते थे, बड़े प्रेम भाव से कवर करते थे और नेशनली इंटरनेशनली उसे उछालने में पीछे नहीं रहते थे। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि जब से कांग्रेस चुनाव हारी है, अभी आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद। और जम्मू कश्मीर 90 का सदन है, केवल 6 एमएलए जीते हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी सारे मुसलमान हैं। हरियाणा में इनको लगता था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को लोग नहीं चुनेंगे, लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सत्ता में कमान सौंप दी और कांग्रेस को फिर रिजेक्ट कर दिया, तीसरी बार भी रिजेक्ट कर दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अच्छा किया था इन लोगों ने, एमवीए ने, इंडी गठबंधन ने, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर इनके चारों खाने ये चित हो गए, पैर ऊपर को हो गए इनके, और कांग्रेस पार्टी की तो बहुत बुरी दशा हुई। झारखंड में ठीक है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ? 16-18 सीटें, वो कोई मायने नहीं रखती है किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और दिल्ली में ये छठा चुनाव था जब कांग्रेस का शून्य आया है, कोई उसकी सीट भी नहीं आई, और वोट प्रतिशत तो उसका बहुत ही खराब है। कहने का आशय ये है कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की जब 99 सीटें आ गई थी,
तो राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज एकदम बदल गई थी। वो सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी इस तरीके से बात कर रहे थे, पूरा एरोगेंटली वो चीजों को शो कर रहे थे। अमेरिका तक में जाकर के इन्होंने हमारी न्यायपालिका, हमारी पार्लियामेंट, हमारा मीडिया, यहाँ तक के सिखों की स्वतंत्रता को लेकर के भी बहुत ही वाहियात बयानबाजी की थी। और जॉर्ज सोरोस से लेकर के डीप स्टेट तक को ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि अब तो कांग्रेस रिवाइव होने वाली है, तो हम अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम पर। ये अलग बात है कि वहां पर ट्रंप आ गए और जो बाइडेन के साथ साथ उन सब की जो है एक एक करके विदाई हो रही है, या वो अपने बिलों में बैठ गए हैं चुपचाप खामोशी से। कहने का आशय ये है कि जो इस समय ये जो एकता दिखाई नहीं दे रही है, एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है, और फ्लोर मैनेजमेंट ये विपक्षी दल नहीं कर पाए हैं, इसकी बड़ी वजह ये है कि राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर के भी विपक्षी दल एक मत नहीं है। और 99 सीट जीतने के बाद जो एरोगेंस दिखाई दी थी राहुल गांधी की, उन्होंने अपने डंडे से बाकी विरोधी दलों के सांसदों को भी हाँकना शुरू कर दिया था, जो किसी को पसंद नहीं आया। तो इस बार मुद्दे तो हैं जिन पर ये रचनात्मक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन एकजुटता गायब दिखाई दे रही है। आदि जी। सर एकजुटता तो अलग है, मेरे को तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो जो चीजें भी उठा रहे हैं, इनके अंदर इतना दम नहीं है। अभी देखिए, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जरा थोड़ा सा मेरी गुत्थी इसको सॉल्व करिए। ये साल में आपके पास बिहार का इलेक्शन है। बिहार एक हिंदी स्टेट है। अभी कांग्रेस आके हिंदी के अगेंस्ट में जाएगी तो बिहार का इलेक्शन तो गया इनके हाथ से। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर देखिए, वो डीएमके के लिए एक शिगुफा हो सकता है, और डीएमके जो है वो तमिलनाडु में उसको बजाता रहा है। वो उस पर एक भावनात्मक तरीके से वहाँ की जनता के एक पार्ट को, उनकी भावनाओं को उकसाता रहा है और उसको फिर वोटों में कन्वर्ट करता रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस कैसे उसके साथ जा सकती है, या दूसरे दल कैसे जा सकते हैं, इंडिया अलायंस के दूसरे दल कैसे जा सकते हैं? इनको उत्तर भारत में नुकसान हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही पॉइंट पकड़े हैं। और ऐसे ही कई मुद्दे दूसरे भी हैं जिनको एक्चुअल में समग्रता में जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो मुद्दे ही नहीं मानते हैं। तो ऐसे में इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और चूंकि मुश्किल हो रहा है, इनकी लीडरशिप को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इनके मुद्दों को भी कोई साथ लेकर के संघर्ष करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो किसी ना किसी रूप में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सांसदों का भी और इनकी लीडरशिप का भी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहा है। कल का दृश्य आपने देखा होगा, राज्यसभा में केवल इस मुद्दे को लेकर के साहब, जब एजुकेशन मिनिस्टर का नाम पुकारा जा रहा था आसन से, तो वो सदन में नहीं थे। इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, और जो नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर दिया जो असंसदीय भी हैं, आपत्तिजनक भी हैं। उन्होंने डॉक्टर हरिवंश जो उपसभापति हैं, उनको यहाँ तक कह दिया कि ये तो आप तानाशाही चला रहे हैं कि हमें नहीं बोलने दे रहे हैं। चेयर को आप चैलेंज नहीं कर सकते। चेयर के बारे में आप इस तरह के डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि हमारी तो पूरी तैयारी है इस विषय पर बोलने की, हम तो कैसे कैसे ठोकेंगे और कहाँ कहाँ ठोकेंगे, ये हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं। ये ठोकना शब्द जो है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो या सार्वजनिक जीवन भी हो, आप कैसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? और मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, ये लोकसभा में भी कांग्रेस के संसदीय दल के नेता रह चुके हैं, ये अपने राज्य कर्नाटक में भी सरकार का हिस्सा रह चुके हैं।
और अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, 80 साल की उम्र है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बाद में माफ़ी माँगनी पड़ी उनको। लेकिन इससे ये पता लगता है कि ये लोग किस कदर बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट में कुछ का कुछ कह रहे हैं और बहुत आपत्तिजनक बातें भी सदन के भीतर कह रहे हैं। आखिर में सर ये जो इमिग्रेशन एंड ये बिल टीएमसी की तरफ से इसका रिजेक्शन आया है कि भाई हम नहीं मानते इस चीज को एंड ऑल दैट। तो टीएमसी के बारे में आप क्या कहेंगे? और ये जो वक्फ के ऊपर अभी सडनली लोग बोल रहे हैं कि हम पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, क्या ये खाली हूल है कि इसके अंदर कुछ दम है सर? एक राशिद अल्वी का एक एजेंसी को इंटरव्यू आया है सामने जो वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि ये वक्फ बोर्ड वाले कह रहे हैं कि हम शाहीन बाग की तरह धरने प्रदर्शन करेंगे, तो वो सलाह दे रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं, बेहद कंट्रोवर्शियल हैं, बहुत ही सांप्रदायिक भी हैं। इनकी ज़हनियत, इनकी सोच जो है वो बार-बार निकल कर के सामने आती रहती है। वो कह रहे हैं कि नहीं-नहीं, जो किसानों का करीब वो 2 साल तक आंदोलन चला था, तो ऐसे जमकर के सड़कों पर बैठना पड़ेगा, सड़कों को जाम करना पड़ेगा। यानी आप ऑलरेडी एक व्यवस्था कर चुके हैं, एक प्लानिंग कर चुके हैं कि जैसे ही वक्फ बिल पेश होगा या पास होगा, तो आप जो है जगह-जगह पूरे देश में सड़कों को रोक देंगे, जाम कर देंगे और एक अनार्की की सिचुएशन पैदा करेंगे। अभी 1 या 2 दिन पहले ही शर्जिल इमाम के 2 बयानों को लेकर के दिल्ली की एक कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं। 2019 में उसने जामिया मिलिया में और कुछ दूसरी जगहों पर और ये शाहीन बाग में भी धरने पर कुछ भाषण दिए थे और ये कहा था कि जो चिकन नेक है उसको आप जाम कर दीजिए। वो भारत को जो है, भारत का संपर्क भारत के दूसरे हिस्सों से खत्म कर दीजिए और जहां-जहां मुसलमान हैं देश में, वो सड़कों पर निकल कर के जाम क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि ये बेहद आपत्तिजनक है, ये देश विरोधी बयान है और इनको तो राहत दी ही नहीं जानी चाहिए, दी ही नहीं दी जा सकती। तो वही काम तो अभी राशिद अल्वी और कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है कि अगर वक्फ बिल पेश होगा और इसके बावजूद पेश होगा कि साहब वो जेपीसी को भी भेजा गया, जेपीसी ने दिन रात जो है अलग-अलग जितने भी फरीक हैं उनसे बातचीत की है, उनकी टिप्पणियां दर्ज की है, 10 से अधिक संशोधन सुझाए हैं जो सरकार ने मान लिए हैं। तो इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम पूरे देश को जाम कर देंगे, सड़कें रुकवा देंगे, मुसलमानों का आह्वान कर रहे हैं। इसका मतलब आप देश विरोधी हरकतों पर आमादा हैं और कहीं न कहीं हिडनली एक प्लान आपने बना रखी है, जो राशिद अल्वी के मुँह से बाहर निकल आई है। जहाँ तक टीएमसी का अप्रवासन बिल पर रिएक्शन है, तो दर्शकों को बता दें 4 अलग-अलग कानून हैं। एक 1946 का है, विदेशी अधिनियम, एक पासपोर्ट अधिनियम 1920 का है, एक विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 है और एक आवर्जन यानी वाहक दायित्व अधिनियम 2000 है। इन सब 4 के 4 बिलों के स्थान पर एक बिल लाया जा रहा है और जो घुसपैठ की समस्या भारत की है, जो जम्मू कश्मीर की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती है, केवल उसकी बात नहीं है, बल्कि जो पूर्वी सीमा के राज्य हैं, वहाँ से भी जिस तरह की घुसपैठ बांग्लादेश से होती है, कुछ दूसरे देशों से होती है, ये उनका भी सवाल है। रोहिंग्याज़ एक बड़ी समस्या है। आजकल दिल्ली में रोहिंग्याज़ को और बांग्लादेशियों को ढूँढ-ढूँढ करके उनकी पहचान करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके दस्तावेज़ चेक किए जा रहे हैं। इसी तरीके से आदि जी, आपको याद होगा, आप तो बहुत बारीक नज़र रखते हैं, जब ये तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा था, तो कनाडा से और अमेरिका से कुछ ऐसे लोग आए थे जिनको हवाई अड्डे पर ही रोक दिया गया था और जो वापसी की फ्लाइट है उनमें बैठा करके उनको वापस भेजा गया था।
तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और अभी भी शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर लोकसभा चुनाव से पहले जो इन लोगों ने ये तथाकथित किसान बैठाए थे, तो उसमें जब पुलिस पर पथराव हो रहा था, तो ये नोट किया गया कि कुछ नई उम्र के लोग हैं जो नए आलीशान जूते पहने हुए हैं महंगे ब्रांड्स के, और उनकी ड्रेस भी जो है वो अच्छी खासी है, वो किसान हो ही नहीं सकते हैं। तो कैमरे के जरिए, सीसीटीवी के जरिए उनको कैप्चर किया गया। उनको जब स्कैन किया गया, पता लगा कि साहब ये विदेशों से आए हैं हाल ही में, और इनके पासपोर्ट जब्त करने की, इनके वीजा रद्द करने की, इनकी गिरफ्तारी की जब घोषणा की गई हरियाणा पुलिस के द्वारा, तो वो ऐसे गायब हुए वहां से जैसे गधे के सिर से सींग। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत में आते हैं मौकों पर और यहाँ गड़बड़ियां फैला करके फिर वापस भाग जाते हैं। तो ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए इस कानून में प्रावधान किए जा रहे हैं। अब ममता बनर्जी को क्यों नहीं आग लगेगी? वो तो एक बड़ा तबका है जिसको ना केवल घुसपैठ की इजाजत देती रही है, बल्कि बीएसएफ के खिलाफ भी मोर्चा खोलती रही है कि बीएसएफ को आप इतनी पावर क्यों दे रहे हो, उतनी पावर क्यों दे रहे हो। इनकी जो हस्तक्षेप करने की या कार्रवाइयां करने की जो लिमिट थी 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, उसको बढ़ा करके 50 किलोमीटर क्यों कर रहे हो? तो ममता बनर्जी का तो वो वोट बैंक बन गए हैं। और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने यहाँ दिल्ली में जगह जगह रोहिंग्याज को बैठा दिया था, उनको बसा दिया था, उनकी अब पहचान की जा रही है। तो ये बेहद जरूरी कानून है। और देखिए, जब जिसकी दुम दबती है ना, वो तो अपनी छाती पीटेगा ही पीटेगा। तो वही अभी विपक्षी दलों के कुछ नेताओं का देख रहे होते हुए। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये टाइम बताया। सही में दुम पे पैर रखा हुआ है और दिख रहा है वो तो। एंड जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं उससे तो और भी दिखता है कि भाई कहीं दर्द होना शुरू हो चुका है। थैंक यू सर, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है और सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सो मच आदि जी। नमस्कार। नमस्कार सर।